बाल विकास विषय में आज हम समूह गतिकी यानी ग्रुप डायनामिक्स के बारे में जानेंगे कि समूह गतिकी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। यानी समूह का अर्थ यानी डायनामिक, इंग्लिश में डायनेमिक्स कहते हैं और डायनेमिक्स का अर्थ है गति। डायनेमिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है शक्ति। यानी समूह गति विज्ञान, समूह गति विज्ञान उन शक्तियों का ज्ञान होता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। उन शक्तियों का अध्ययन समूह गतिकी यानी समूह गति विज्ञान का अन्वेषण का विषय होता है। यानी जो शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों का ज्ञान समूह में मिलता है या सक्रिय होता है, उन शक्तियों का अध्ययन समूह गति विज्ञान का अन्वेषण का विषय है। समूह गति विज्ञान शब्दों का प्रयोग केवल 50 वर्षों से होना प्रारंभ हुआ है। सन 1945 में लेविन ने समूह गति विज्ञान का एक अनुसंधान केंद्र खोला था जहां समूह की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता था। मनुष्य में समूह बनाकर रहने की सामाजिक प्रवृत्ति होती है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य पारस्परिक सहायता के अभाव में अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। अपने हितों के लिए उसे अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाना पड़ता है। व्यक्ति के संपर्क में समान हित वाले जो व्यक्ति आते हैं वे धीरे धीरे एक समूह का रूप ले लेते हैं। व्यक्ति समूह में अपने व्यक्तित्व को भूलकर सामूहिक व्यक्तित्व को अपना लेता है। समूह के प्रयोजन के अनुकूल आचरण करता है। समूह समाज के अंग होते हैं। किसी समूह के सदस्य अपने स्वभाव, आचरण, बुद्धि तथा कार्य में परस्पर कितने ही भिन्न क्यों न हो, परंतु समूह के सदस्य के रूप में वे एक विशिष्ट ढंग से अनुभव करने, सोचने तथा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। समूह के सदस्यों का यह विशिष्ट ढंग से पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से भिन्न भी हो सकता है। तो हम एक परिभाषा जान लें। ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार, ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति निकट आते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो कहा जाता है कि वे सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं। यानी ऑगबर्न और निमकॉफ ने बताया कि जब दो या अधिक व्यक्ति पास पास आते हैं, निकट आते हैं और फिर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो कहा जाता है सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं, निर्माण होता है। अब है बोगार्ड्स के अनुसार, सामाजिक समूह से मतलब दो या अधिक व्यक्तियों से है जिनका कोई समान उद्देश्य होता है, जो एक दूसरे से प्रेरित हो कहलाते हैं। यानी ऐसा समूह जिसमें समान उद्देश्य हो, एक दूसरे से प्रेरित होते हों, जिनमें समान निष्ठा होती है और एक जैसी क्रियाओं में भाग लेते हैं, वही क्या है, सामाजिक समूह कहलाता है। समूह के प्रकार यानी समूह को दो भागों में बांटा जाता है, स्वाभाविक समूह और कृत्रिम समूह। कितने में? स्वाभाविक समूह और कृत्रिम समूह। स्वाभाविक समूह यानी नेचुरल ग्रुप। स्वाभाविक समूह को प्राथमिक समूह भी कहते हैं यानी प्राइमरी ग्रुप। इस प्रकार के समूह अनिवार्य सदस्यता वाले होते हैं, अर्थात व्यक्ति स्वाभाविक ढंग से ही समूह का सदस्य बन जाता है। जैसे परिवार, राज्य, राष्ट्र आदि स्वाभाविक समूह के
उदाहरण हैं। इसके बाद है कृत्रिम समूह यानी फॉर्म्ड ग्रुप्स। कृत्रिम समूहों को द्वितीय समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप भी कहते हैं। इस प्रकार के समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जैसे विद्यालय, क्लब, राजनीतिक दल या मनोरंजन संबंधी संस्थाएं। ये सभी क्या हैं? ये स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक समूह होते हैं। ड्रेवर के अनुसार यानी ड्रेवर ने मानसिक विकास के आधार पर समूहों को 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूह, दूसरा विचारात्मक स्तर के समूह, तीसरा विवेकात्मक स्तर के समूह। यानी जेम्स ड्रेवर ने 3 भागों में इसके लिए बांटा है। प्रत्यक्षात्मक स्तर यानी परसेप्चुअल लेवल। परसेप्चुअल लेवल के समूह प्रत्यक्षात्मक व्यवहार यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। इन्हें सर्वाधिक निम्न स्तर का समूह माना जाता है। भीड़ रूपी समूह प्रत्यक्षात्मक स्तर के उदाहरण हैं। यानी जो भीड़ है वो प्रत्यक्षात्मक स्तर में ही आती है। इसमें क्या आती है? भीड़। फिर है दूसरा विचारात्मक स्तर के समूह यानी आइडिएशनल लेवल। इस समूहों के आधार विचारों की समान होती है। इस प्रकार के समूहों के स्थायी भाव पर आधारित होने के कारण ये प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूहों से उच्च कोटि के होते हैं। गोष्ठी रूपी समूह विचारात्मक समूहों के उदाहरण हैं। विवेकात्मक स्तर यानी रैशनल लेवल के समूह सर्वोच्च स्तर के समूह होते हैं, जो आदर्शों तथा व्यापक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। समुदाय रूपी समूह विचारात्मक स्तर के समूह होते हैं। फिर है भीड़ यानी क्राउड। भीड़ किसी अप्रत्याशित घटना के घट जाने पर लोग उत्सुकतावश एकत्रित हो जाते हैं, जिसे भीड़ कहते हैं। भीड़ तात्कालिक उद्देश्य के लिए एकत्रित होती है तथा उत्सुकता तथा उत्तेजना की समाप्ति पर तितर बितर हो जाती है। इस प्रकार के समूह अस्थायी और असंगठित होते हैं। भीड़ सदैव मूल प्रवृत्तियात्मक होती है, जिसका प्रयोजन अस्थायी समूह है, जो किसी सामान्य उत्सुकता, जिज्ञासा तथा उत्तेजना के कारण स्वतः बन जाता है तथा कुछ ही समय के उपरांत समाप्त हो जाती है। इसके बाद है फिर गोष्ठी यानी क्लब। गोष्ठी भीड़ की अपेक्षा अधिक स्थायी और पूर्व नियोजित होती है। गोष्ठी के उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही तय कर लिया जाता है। प्रयोजन के अनुरूप गोष्ठी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे साहित्य, संगीत, कला, खेल, मनोरंजन, राजनीति, धर्म, व्यापार आदि से संबंधित गोष्ठियाँ हो सकती हैं। एक गोष्ठी के सभी सदस्य करते हैं। एक व्यक्ति अनेक गोष्ठियों का सदस्य हो सकता है। गोष्ठी अधिक स्थायी, सुदृढ़ तथा प्रयोजनात्मक होती है। के बाद है समुदाय यानी कम्युनिटी। समुदाय समूह की उच्चतम श्रेणी है। यानी सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? समुदाय है। समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं। समुदाय में व्यक्ति हित, समाज हित तथा जनहित में समन्वय होता है। समुदाय के सदस्य समुदायों के आदर्शों की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। के बाद है समूह की विशेषताएं। यानी समूह की विशेषता क्या है? समूह के सभी सदस्यों के उद्देश्य अथवा दृष्टिकोण समान होते हैं। यानी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे परस्पर सद्भावना से कार्य करते हैं। दूसरा है समूह में एकता तथा सहयोग की भावना पाई जाती है। एक जैसा स्वार्थ होने के कारण समूह के सदस्य परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। फिर है समूह में पारस्परिक जागरूकता की भावना होती है। समूह के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने हों या न हों, परंतु वे एक दूसरे के हित के लिए सदैव जागरूक रहते हैं।
इसके बाद है समूह के सदस्यों में हम की भावना वी फीलिंग होती है, जिसके कारण वे केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति न करके अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा भी करते हैं। समूह के सदस्यों में समूह के प्रति एक आस्था होती है। वे समूह के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। समूह के सदस्यों के विचारों, आदर्शों, मूल्यों में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है। प्रत्येक समूह की अपनी कुछ मान्यताएं, परंपराएं, नियम होते हैं जिनका पालन समूह के सभी सदस्य करते हैं। समूह के सदस्यों को एक सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है, जिनके परिणाम स्वरूप वे ऐसे व्यवहार, आचरण तक कार्य कर लेते हैं जिनकी उनसे समूह के सदस्यों को एक सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है, जिनके परिणाम स्वरूप वे ऐसे व्यवहार, आचरण, कार्य कर लेते हैं जिनकी उनसे आशा नहीं की जा सकती है। समूह के सदस्य भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। वे परस्पर तर्क, आलोचना को अधिक महत्व नहीं देते हैं। समूह की बुद्धि, तर्क, निर्णय आदि समूह के नेता पर निर्भर करते हैं। समूह का नेता समूह के मन को वांछित दिशा में मोड़ सकता है। का समूह है, इसमें समूह स्थायित्व, समूह के प्रति चेतना और अन्य समूहों से संपर्क, समूह परंपराएं, ये सभी क्या है, समूह के अंदर होती हैं। कर्तव्य का विभाजन, ये सभी समूह के अंतर्गत आता है। तो समूह के प्रति चेतना यानी समूह के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि समूह के सदस्य समूह के कार्यों की समीक्षा करते रहें, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध रहे। यह बात विद्यालय में पाई जाती है। विद्यालय के सदस्य यानी प्रधानाचार्य, अध्यापक, प्रबंधक, छात्र एक दूसरे के कार्यों की समीक्षा करके उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रखते हैं। समूहों के सदस्यों में यह भावना होती है कि वे समूह के सदस्य हैं तथा उस समूह के प्रति उनके कुछ कर्तव्य तथा अधिकार हैं। धन्यवाद।